अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा जो है ना इसका एक क्विक रिकैप दूंगा, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या मतलब, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, पहली बात तो ये है, जैसे कि अगर आपकी दुकान है मोबाइल फोन की, तो आपकी दुकान के अंदर जो सामान है मोबाइल फोन जो पड़े हुए बेचने के लिए आपने रखे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो इन्वेंट्री कहलाती है आपकी, ठीक है। इन्वेंट्री इज द गुड्स बॉट फॉर रीसेल। वो गुड्स आपने जो रीसेल के लिए खरीदे हो, बेचने के लिए जो गुड्स खरीदे होते हैं, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, सही है। तो अब जो है कहते हैं, आप ये देखो कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है आपको। इन्वेंट्री की वैल्यू किस तरह निकालोगे आप, इन्वेंट्री की वैल्यू इस तरह से निकालोगे कि भाई आप ये देखते हो कि साल के आखिर में मेरे पास कितने गुड बचे हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय उनकी प्राइस क्या थी, मतलब आपने कितने में खरीदे थे उतने में रिकॉर्ड करेंगे हम, सही है ना। अब बात ये है कि ना ड्यूरिंग द ईयर आपने अलग अलग प्राइसेस पे भी खरीदे होते हैं, कभी सस्ता खरीदा हो, मतलब वो ऑब्वियसली पूरे साल में आपने जितनी मरतबा भी गुड्स खरीदे हैं, अगर आपके पास एक मोबाइल सैमसंग है नोट 8 है, ये नोट 8 की आपने इन्वेंट्री खरीदी, जो पहली दफ़ा स्टॉक आया वो आपका 1 लाख रुपए का आया, सेकेंड टाइम फिर आपने ख़त्म हो गया और मंगवाया तो रेट गिर चुके थे, 80,000 में मिला, फिर आपको थर्ड टाइम आपको 50,000 में मिला, फोर्थ टाइम में आपको 30,000 में मिला। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ये कहते हैं इन्वेंट्री की प्राइस चेंज होती जा रही है। अगर साल के आखिर में हमारे पास 15 यूनिट्स बचे हुए हैं, 10-15 की क्वांटिटी बची हुई है मोबाइल्स की, अब हर एक का रेट क्या लगाया जाएगा, रेट हम मतलब लाख लगाएं या 80 लगाएं या 50 लगाएं या 30 लगाएं, हमें क्या पता। तो अब उसमें जो है ना दो हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड्स क्या है, एक है फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो गुड्स मैंने पहले खरीदे थे वही पहले बेचे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो बच गए हैं वो कौन से गुड्स हैं जो सबसे आखिर में खरीदे होंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो गुड्स होंगे जो कि बॉट इन लास्ट, तो सबसे आखिर में खरीदे होंगे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेंगे फीफो मेथड के मुताबिक। दूसरा मेथड होता है एफ को, वो क्या होता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट, आप जितने भी उसकी एवरेज निकाल लेते हो, क्योंकि उसके अंदर आप डिटरमाइन फीफो नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वाले के पास पेट्रोल आता है, उसने अगर पेट्रोल का टैंक होता है, आपको पता होगा हर पंप के पास ना जो उनका बेसमेंट में अंडरग्राउंड में पूरा पेट्रोल का टैंक होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि एक ट्रक आता है, टैंकर आता है और वो एक है ना टैंक का ढक्कन हटाता है, गटर जैसा होता है, उसके अंदर वो पेट्रोल खाली करके चलाया जाता है। तो अब पुराना पेट्रोल उसके पास अगर 100 रुपए के लिहाज से पड़ा हुआ है, कुछ 5,000 लीटर बचा हुआ है उसके पास, और उसने जो है नया पेट्रोल मंगवा लिया 80 रुपए के हिसाब से, और वो भी इसने 10,000 लीटर और मंगवा लिया है। अब ये टोटल दोनों पेट्रोल क्या हो गए, मिक्स हो गए, ये मिक्स हो गया। अब ये नहीं बोल सकता कि यार कस्टमर आएगा तो नहीं मैं तुम्हें पहले पुराना वाला पेट्रोल दूंगा ताकि मेरे पुराना पहले कट जाओ निकल जाए, नहीं, पेट्रोल मिक्स हो गए दोनों। तो अब ये क्या करेगा, ये एवरेज निकालेगा, एफ को मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप फीफो लगा सकते हो या फिर आप एफ को लगा सकते हो, इन दोनों में से कोई एक मेथड लगा सकते हो, लेकिन विच एवर इज चूजन, दोनों में जो भी आप चूज करोगे कंसिस्टेंटली आपको हर साल वही मेथड चूज करना है। आपके पास पहली दफा चॉइस है, अपने बिजनेस के मुताबिक डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, जिसपे आप फीफो लगा सकते हो या एफ को लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, चूज करना आपका राइट है। लेकिन एक दफा आपने चूज कर लिया, अब आप हर साल चेंज नहीं करोगे उसको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जहां तक किसी को कोई सवाल हो तो पहले पूछ लें, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। सर फीफो दोबारा समझा दें। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये कि मैं ये बोलूंगा कि भाई पहले जो खरीदे थे ना लाख वाले, शुरू में वही मैंने बेच दिए हैं, अब जो मेरे पास बच गए ना वो आखिर में सबसे लास्ट में जो खरीदे होंगे ना वो बचे हुए हैं। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या, देखो आमतौर पे अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो तो उनकी कोशिश क्या होगी, तो नया स्टॉक आया वो पहले बिक जाए या पहले पुराना स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो बिके पहले, पुराना वाला। पुराना। उसकी वजह क्या है, ये फीफो मेथड अप्लाई करते हैं। अगर वो नया स्टॉक जो आएगा वो बेचना शुरू करेंगे, पुराना पड़ा रहेगा ना, पुराना पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी बात, पुराना जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, उसकी प्राइसेस गिरने के भी चांसेस है। नया स्टॉक जाहिर सी बात है आप सस्ता खरीदोगे, सस्ता बेचने में आपको गम नहीं होगा। अब पुराना स्टॉक आपने जो है ना वो अगर आपने नहीं बेचा, वो पड़ा हुआ आपके पास, बाद में प्राइसेस गिर गए तो फिर आपको नुकसान होगा, आपको अफसोस होगा फिर उसके ऊपर। तो इस वजह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई किया जाता है, वरना या फिर एफ को किया जाता है। सही सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, डिस्कस करना हो तो कर लें।
ठीक है जी, चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ कि कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसका एक फॉर्मेट है छोटा सा, वो फॉलो कर लें तो इजी हो जाता है। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे परचेजेस, फिर लिखेंगे हम सेल्स, और फिर लिखेंगे बैलेंस। ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? जनवरी, सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। साल के शुरू में हमारे पास कितने पड़े हुए थे? ब्राह्म्स had an opening inventory of 50 teddy bears at a price of $30 each. 50 teddy bears हैं जिनकी प्राइस है $30 each, तो 50 at the rate of 30 यानी कि 1500। ठीक है। फिर जनवरी की 8 तारीख है, जनवरी 1 था ये, तो परचेज किए मैंने 100 एट द रेट ऑफ 30 की परचेज हुई है, तो 3000 हो गया ये। सर ये पहली इन्वेंट्री तो 8 तारीख की है, तो उसमें तो हमने 30 यूनिट्स ओपनिंग बेचे हैं। इन्वेंट्री 8 तारीख की, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री तो फर्स्ट जन, देखो एट 1 जनवरी यहाँ लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं सर, सर पहली जो ये वो है ट्रांजैक्शन, वो अच्छा, 8 पहली जनवरी ट्रांजेक्शन सेल है, सॉरी की है 8 तारीख, उसमें। सॉरी जी। एक लाइन मैंने ऊपर नीचे कर दी। पहली ट्रांजेक्शन में जो है 8 तारीख को ये सेल्स हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने 10 तारीख वाली एंट्री बना दी। 8 तारीख को सेल्स हो रही है, ठीक है ना। 30 यूनिट हम बेच रहे हैं, ये 50 में से 30 यूनिट हम बेच रहे हैं। 30 एट द रेट ऑफ 30। जब हम सेल कर रहे होते हैं तो सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे यहाँ पर हम, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब आप सेल भी कर रहे होते तो आपको ये लिखना होता है कौन सी इन्वेंट्री बेची है। मतलब जैसे कि 30 यूनिट्स हैं, एट द रेट ऑफ कितने वाले थे? 30 वाले थे ना, ये 900 रुपए की गुड्स बेच दिया मैंने। अब कितने यूनिट बच गए? 50 में 30 बिक गए, तो बचे कितने हैं बैलेंस में? 20 बच गए एट द रेट ऑफ 30, यानी कि 600। फिर से बता दूं, देखो शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है कि लास्ट ईयर से कुछ यूनिट बचे हुए। लास्ट ईयर से मेरे पास 50 यूनिट बचे हुए थे और हर यूनिट की प्राइस थी 30, तो 1500 रुपए की यूनिट थे मेरे बचे हुए। अब पहले साल के पहले दिन, अब इस साल जो है, इस महीने जो है जनवरी में, मैंने पहले ही जो है सबसे पहले सेल कर दी है। 50 में 30 बेच दिया, अब कितने बच गए? बैलेंस में 20 आ गए। फिर जनवरी 10 तारीख को मैंने खरीदे और 100 खरीदे एट द रेट ऑफ 30, 3000 के और खरीद लिए। अच्छा, बैलेंस में कितने जाएंगे? बैलेंस में पहले से 20 यूनिट थे और 30 और आ गए। 20 और 30 कितने हो गए? बैलेंस में 20 यूनिट पहले से थे और 100 और आ गए। तब सुने ना मेरी बात, देखो बैलेंस के अंदर 20 यूनिट थे पहले से, 100 हमने और खरीद लिए, कितने हो गए? 120 हो गए। और उनका रेट सेम है, 30 है, ये भी 30 है एट द रेट ऑफ 30। 120 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गई है? 3600 का हो गया बैलेंस। फिर 10 के बाद 12 तारीख को, 12 तारीख को हमने क्या किया? हमने सेल्स करी है 80 यूनिट, 80 यूनिट बेच दिए एट द रेट ऑफ 30। 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया ये? 2400। अच्छा, अब बैलेंस में कितने बच गए? 120 यूनिट थे, 120 में 40 बिक गए, 80 बिक गए, 40 बचे। इसके बाद 21 यूनिट्स, 21 डेट है, उस पर हमने 120 यूनिट्स और खरीदे। और कितने के हिसाब से खरीदे? 30.5 के हिसाब से। वैल्यू क्या बनेगी इनकी? कोई मल्टीप्लाई करके बता दें।
36 कितना आ रहा है? 3660। ओके 3660। अच्छा अब जो बैलेंस में आएगा ना, क्योंकि देखो बैलेंस के अंदर अब क्या आएगा, कुछ यूनिट मेरे जो है वो 30 रुपए के हिसाब से हैं, $30 के हिसाब से हैं, और कुछ जो है वो 30.5 के हिसाब से हैं। तो इनको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। 40@30 1200 और 120@30.5 यानी कि 3660। हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये लिख करते हैं या फिर वो दूसरा वाला मेथड करते हैं? दूसरा वाला भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि काफी लंबी वर्किंग है ना, इसमें वो वाला भी कर सकते हैं, लेकिन खैर अभी मुझे सिखाना है ना, ये भी दोनों मेथड सिखाऊंगा। अच्छा एक बात और आप लोगों को ये बताऊं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, फीफो कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा फीफो मेथड को सॉल्व करने के भी ना वर्किंग के दो मेथड होते हैं, एक होता है पीरियोडिक मेथड, एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल मेथड का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो ये फीफो है ना, फीफो के भी दो मेथड हैं। फीफो के अंदर भी एक पीरियोडिक होता है और एक होता है परपेचुअल। पीरियोडिक का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर, और परपेचुअल का मतलब होता है डिटेल्ड वर्किंग। इसके अंदर काफी लंबी वर्किंग है, डिटेल्ड वर्किंग, यानी कि शो बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा यही काम एफको में भी होता है। एफको के अंदर भी पीरियोडिक भी होता है और परपेचुअल भी होता है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, पीरियोडिक और परपेचुअल में इतना फर्क है कि पीरियोडिक जो है वो शॉर्टकट है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, और परपेचुअल जो है वो थोड़ा लेंथी है, उसमें पूरी डिटेल में वर्किंग शो हो रही है। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें पीरियोडिक मेथड अप्लाई करना है या परपेचुअल करना है। तो दोनों में एक बात तो ये है कि अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि आप पीरियोडिक करो या बोल दिया परपेचुअल करो, तब तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ओपन छोड़ा हुआ है, कुछ बताया नहीं है पीरियोडिक करना है परपेचुअल, अब आपको अंदाजा ये लगाना है कि मार्क्स कितने हैं। अगर मार्क्स बहुत कम है ना, 1-2 मार्क्स हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा पीरियोडिक करोगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप परपेचुअल करोगे। लेकिन आप फिर भी अंदाजा लगा लो, जैसे इस क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स हैं, तो इस वजह से मैंने कर लिया परपेचुअल। लेकिन एक बात ये है कि 3 मार्क्स है, लेकिन इसमें एंट्रीज बहुत ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंट्रीज हैं। हर क्वेश्चन में इतनी सारी एंट्रीज नहीं होती, 4-5 एंट्रीज भी होती है किसी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में काफी लेंदी है और मार्क्स सिर्फ 3 है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें पीरियोडिक मेथड भी कर सकते हैं, क्योंकि परपेचुअल काफी लंबा, 3 मार्क्स के लिए इतनी सारी वर्किंग, अभी तो आधा भी नहीं हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए इतनी सारी वर्किंग करना जरूरी नहीं है। सब मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में? जी पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में किसी को कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, बस ये वर्किंग के मेथड्स हैं। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। 21 तारीख तक हमने कर लिया, फिर 28 तारीख को क्या कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं 90 यूनिट। 90 यूनिट्स हम बेच रहे हैं एट द रेट ऑफ, अच्छा 90 यूनिट बेचने हैं। मेथड कौन सा कर रहे हैं हम, फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब होता है पहले क्या बेचेंगे, पुराने वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराने हैं वो पहले बिकेंगे। तो पुराने कौन से हैं इनमें से बताओ? 40 वाली 30 40 एट द रेट ऑफ 30, पहले इसको फारिग करेंगे, 40 एट द रेट ऑफ 30 1200। अब नए में से कितने निकालेंगे, टोटल 90 बेच रहे हैं, नए में से 50 निकालेंगे। ठीक है 28 के बाद आगे चलते हैं, फेब पे आ जाते हैं हम। फेब पे आ जाते हैं, ये कितना है देखो 50। अच्छा अब फेब में क्या, अच्छा बचे कितने हमारे पास अब,
120 में से 50 चले गए, कितने बच गए? 70 बच गए एट द रेट ऑफ 30.5। कैलकुलेशन प्लीज कोई मुझे करके बता दे यार, ताकि मैं जल्दी जल्दी करूँ। 2135। अच्छा, आप लोगों ने साथ साथ कॉपी करना है। हाँ? ये जनवरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फेब पर आते हैं। फेब में क्या हो रहा है? फेब 1 को सेल्स हो रही हैं 50 यूनिट्स की, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30.5 ही लेंगे। जब हमारे पास बैलेंस में एक ही यूनिट पड़ा हुआ हो ना, तो फिर तो हम वही उठाएंगे, मतलब हमारे पास 30.5 वाले सारे हैं तो इसमें से ही उठाने हैं। जब बैलेंस में हमारे पास दो अलग अलग रेट्स के यूनिट हो जाएं, मतलब कुछ मेरे पास जो है वो 30 वाले हैं, कुछ मेरे पास 30.5 वाले हैं, जब मुझे देखना होता है कि फीफो मेथड के हिसाब से पहले पुराने उठाने होते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू बन गई 15। सर 25। बचे कितने? 20। फेब की 14, 150 एट द रेट ऑफ 31। 1650। बैलेंस में आ जाएगा 20 एट द रेट ऑफ 30.5 इज इक्वल्स टू 610। अच्छा, और इसके अलावा अब सेल्स हो रही हैं 23 को 100 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। सर आपने वो नहीं लिखा। दोनों आ जाएंगे। हाँ 150। अब सेल्स हो रही है 100 यूनिट्स की। अब 100 में से 20 तो पुराने जाएंगे और 80 नए में से जाएंगे। वैसे काफी ज्यादा लेंदी वर्किंग हो गई इसकी। 3 सर माह ये की 150 एट द रेट ऑफ 31 होगा। 31 है ये। सॉरी, आज मेरा लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा, गलतियां हो जा रही हैं। अच्छा जी, मुनीब तुम्हें समझ में आ रही है ना बेटा चीजें? जी सर समझ आ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तुमने अकाउंट्स पढ़ी है वो लेवल में? नहीं सर अकाउंट्स नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, फिर भी समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। जी सर। अभी तक तो कैलकुलेशन है ना सारी, इसमें अकाउंटिंग अभी कुछ नहीं आई है, अभी तक मैथ से सारा। 70 एट द रेट ऑफ 31। 2170। सही। अच्छा जी, उसके बाद मार्च पे आ जाते हैं। मार्च में हम बेच रहे हैं 30 यूनिट्स। अच्छा, जब बेचेंगे 30 यूनिट्स, अब एक ही है ही 31 वाले ही सारे, तो ठीक है इसमें से निकालेंगे। 930। बच कितने गए? 40। 1240। 1240। मार्च 4 120। 3780। 3780। बैलेंस में भी दोनों आ जाएंगे। अच्छा, मार्च 4 तक आ गए हम। मार्च
मार्च 19 कितना है, 120 यूनिट सेल कर रहे हैं। 40 पुराने जाएंगे, 80 नए में से जाएंगे। चालीस बच गए फिर 1260। उसके बाद 23 100 @ 32। अच्छा, बैलेंस में कितना आ जाएगा, 40 @ 31.5, 1260 और 100 @ 32, 3200। लास्ट में कितने बेच रहे हैं, 27 को बेच रहे हैं 120 यूनिट्स। 120 यूनिट में 40 पुराने जाएंगे और 80 नए जाएंगे। बच गए 20। सही है सर, मेरा भी ये आ रहा है। 1260 हो गया ये वाला, और ये हो गया 2560। ठीक है बच्चों, सबने कॉपी कर लिया ये। जी सर। 640 मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 640 है। ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, डिटेल वाला, परपेचुअल। अगर यही चीज पीरियोडिक से करते ना, तुम लोग अभी देखोगे कितने 1 मिनट में आंसर आ जाए। इतनी लंबी जो हमने ख्वारी की है ना, अगर हम पीरियोडिक मेथड से इसको कर लेते तो 1 मिनट में आंसर आ जाता सिर्फ। अब यही काम पीरियोडिक मेथड से करके देखते हैं। देखो पीरियोडिक मेथड से कैसे होगा, टोटल परचेज करो, इसके लिए करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर परचेजेस, 50। फिर सेल्स माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स की बात हो रही है। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने यूनिट्स थे बैलेंस ब्रॉट डाउन में, बैलेंस ब्रॉट डाउन में थे 50 यूनिट्स ना, 50 यूनिट्स। परचेजेस हमने कितने यूनिट्स की पूरे साल में, सारे प्लस कर लो जितनी परचेजेस की हैं। परचेजेस 590। कौन कौन सी की है हमने, 100, मैं जिनको येलो कर रहा हूँ, 100 यूनिट्स पर यहाँ से देख लो करके। ये पूरा ये लाइन है ना, कितने यूनिट परचेज किए हमने, 100, 120, 150, 120 और 100। 590 आ रहा है सर। ये मिला ले तो 100 और 120, 220, 220 और 150, 370, 370 और 470 और 590 ना। यस। ठीक है, 590 यूनिट हमने परचेज किए पूरे साल में, 590 यूनिट परचेज किए। अब सेल्स कितने यूनिट्स किए हमने पूरे साल में, ये सारे सेल्स वाले उठा लो यहाँ से। सर इसके बराबर वाले हैं। सॉरी, ये वाले सेल्स वाले, ये तो रेट है। कितना हो गई ये टोटल, प्लस करो सारे, 30 और 80, 110 और 90, 200, 250 और 10, 620 हो गए। 620। 250, 350, 380, 500, 620 हो गए, 620। ये यूनिट हमने सेल किए हैं। तो बैलेंस में कितने बच गए, 50 प्लस 590 माइनस 620, तो 20 यूनिट बच गए। सही है। मैंने आपको क्या बोला था, फीफो मेथड के अंदर जो यूनिट बच जाते हैं वो कौन से यूनिट होते हैं,
तो सबसे आखिर में खरीदे होंगे हमने, सबसे हमने जो है ना लास्ट में खरीदे होंगे ना फीफो होंगे, वो होंगे, ठीक है ना, मैं बचे हुए। ये 20 यूनिट्स आ गए एट द रेट ऑफ, आखिर में हमने कितने खरीदे यूनिट्स, 32 के हिसाब से खरीदे थे, 640 आंसर आ गया। देखो सेम आंसर आ गया 640। यही काम हमने, मतलब फीफो मेथड हमने लगाया, लेकिन अब पीरियोडिक मेथड से करते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। नो सर। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, ऑल ओके है। अब यही चीज हमें करनी है, किसके लिए, एफ को मेथड करना है यहाँ पर। ये 3 मार्क्स है, हम पीरियोडिक मेथड ही अप्लाई करेंगे, परपेचुअल अप्लाई नहीं करेंगे। एफ को मेथड, एफ को के लिए भी क्या करेंगे, देखो अच्छा हमें ये तो पता चल गया नंबर ऑफ यूनिट्स तो 20 हैं, चाहे फीफो मेथड हो चाहे एफ को मेथड हो, ठीक है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो तो हमें पता है अब 20 है। अच्छा, रेट कैसे निकलेगा इसका, रेट इस तरह निकलेगा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस ऑल परचेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरीके से रेट निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, स्टार्टिंग में हमने जो यूनिट खरीदे थे, अब यूनिट्स की बात नहीं हो रही, टोटल प्राइस की बात हो रही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन की प्राइस कितनी थी, 1500। बैलेंस ब्रॉट डाउन की प्राइस थी 1500, प्लस जितनी भी हमने परचेज की सबकी प्राइस, परचेज जो हमारी है, एक पहली 3000 है, तो 3660 है, 4650 सब प्लस कर लेंगे। ठीक, कोई मुझे बता दे 3000, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुझे बार बार वहां ना करना पड़े ना, बता दो एक साथ। 3660 सर फिर 4650 4650, फिर 3780 3780, फिर 3200। 3200 हो गई सारी। जी सर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इन सबके यूनिट बता दो पहले। सर 50, 100। ओपनिंग इन्वेंट्री के तो 50 थे ना, उसके बाद 100, जी जी जी, फिर 100 आ गए, 120, 150, 50, फिर 120, सही है। 100। ठीक है, जो बाकी लोग पे परेशान हो रहा हो तो ये देख लो मैं कहाँ से रेट बता रहा अब्दुल कादिर मुझे, ये 100, 120, 150, 120, 100। बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूँ, वेटेड एवरेज वो निकाल रहा हूँ, कॉस्ट, मतलब उसका एवरेज रेट निकाल रहा हूँ। एवरेज रेट कैसे निकलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू प्लस जितनी भी परचेज की सबकी वैल्यू प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय उन सबके नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो एवरेज रेट होगा, उसको हम 20 पे अप्लाई करेंगे। तो 1500 प्लस 3000 प्लस 3660 प्लस 4650 प्लस 3780 प्लस 3200, 19790 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 50, 100, 120, 150, then 120, then 100 divided by 640, 30.92। ये हो जाएगा 30.92 का रेट हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, एफको की यूनिट जो है वो 20 हैं और उनके ऊपर रेट लगाएंगे 30.92। तो अगर हम एफको मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 30.92, 618.4। ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी एफको मेथड के लिहाज से।
फीफो सर मेथड अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री कितनी आई थी 640 आई थी, एफको के लिहाज से कितनी आ गई 618। सर अगर पीरियोडिक कर रहे होंगे तो यूनिट्स कहाँ से पता चलेंगे? पीरियोडिक मेथड जब हम कर रहे होंगे तो एफको की यूनिट कैसे पता चले? फीफो की यूनिट निकाल ली हमने, जैसे फीफो के निकाले ऐसे ही एफको की भी निकलते हैं, लेकिन जब हमने फीफो में निकाल ही लिए 20 यूनिट तो एफको में वही यूनिट यूज कर लेंगे, वापस से निकालने की क्या जरूरत है, 20 ही आएगा ना आंसर। नंबर ऑफ यूनिट सेम, वहां किसी क्वेश्चन में फीफो का निकालने का बोला ही नहीं हो, डायरेक्ट एफको का बोला हो, तो आप इसी जैसे आपने ये फीफो की यूनिट्स निकालने कैसे निकाले, बैलेंस ब्रॉट डाउन की यूनिट्स प्लस परचेज के यूनिट माइनस सेल्स के यूनिट, तो बैलेंस कैरीड डाउन के यूनिट्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको रेट पर अप्लाई कर दो। सर बस एक ही क्वेश्चन था ना? ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? फीफो मेथड से हमने निकाल लिया, एफको मेथड से निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। कोई कॉपी तो जी नहीं कर सर, रहा, मुझे वेट करना पड़ेगा? कॉपी है नहीं सर, नहीं कॉपी। सर कॉपी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, देखो इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आएगा, हेडिंग डलेगी इनकम स्टेटमेंट फॉर द, अच्छा फॉर द जब 3 मंथ, अच्छा इनकम स्टेटमेंट के अंदर ना एक रूल ये होता है कि अगर पूरे साल की बना रहे होते हैं ना तो फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, लेकिन अगर साल की नहीं बना रहे, जितने भी महीने होगा 3 मंथ की बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट फॉर, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, इनकम स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2013, ये हेडिंग डल जाएगी। अब हम करेंगे, लिखेंगे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री then add purchases less closing inventory। ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, सेल्स, सेल्स में क्या आएगा, जितनी भी सेल्स हुई हैं उन सब की वैल्यू प्लस कर दो। अच्छा, यहाँ बताया हुआ है ईच टेडी बेयर वाज सोल्ड फॉर $50, एक टेडी बेयर हमने 50 के हिसाब से बेचा है हमेशा। सर टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, उसको जो है ना दोबारा से ज्वाइन करो, आप लोग क्लोज कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करें।